आइए हम एक बाजार की स्थिति को देखते हैं। बाजार में क्या होता है, जो भी निजी कंपनियां होती हैं, जो भी कारोबारी होते हैं, जो भी व्यवसायी होते हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और इस मुनाफे के चक्कर में वो ये देखते हैं कि मजदूरों को जो वेतन है वो कम दिया जाए और इसके लिए वो कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और मजदूर को सही मेहनताना या मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में कई बार सरकार को ये चाहिए कि वो देखे कि ये काम सही हो रहा है या नहीं, और इसके लिए वो ये काम कर सकती है कि जहां पर मजदूरी या मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर जाकर के उन स्थलों का दौरा करे, सूक्ष्म निरीक्षण करे और ये पाए कि क्या जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको सही मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके लिए अभी क्या किया गया है, हाल में एक कानून भी बनाया गया है, न्यूनतम वेतन मजदूरी का कानून बनाया गया है। इसके तहत क्या है कि एक मजदूर को कम से कम एक निश्चित वेतन जरूर मिलना चाहिए और अगर उस निश्चित वेतन से कम उसको वेतन मिलता है तो वो कानून की शरण ले सकता है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। आइए हम कुछ कानूनों की बात करें, जैसे न्यूनतम मेहनताना कानून। इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून, उदाहरण के लिए चेतावनी अलार्म, आपातकालीन द्वार आदि सही ढंग से काम कर रहे हों। चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने वाले कानून, उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। जरूरी चीज़ों जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून। ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं। कार्यस्थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून, मजदूर यूनियन या संगठन बनाने से संबंधित कानून। लेकिन कानून बना ही देना काफ़ी नहीं होता। जो कानून बनाए गए हैं क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी सरकार को देखना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू भी करे और साथ साथ जो चीज़ लागू की गई है उसकी निगरानी भी करे, ताकि जो काम है वो सही ढंग से हो पाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी काम को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में भी यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 1 करोड़ 20 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों या रेस्तरां में या
चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके अब यह प्रावधान किया गया है कि इतने छोटे बच्चों को नौकरी पर रखना एक गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह से 2 साल तक जेल की सजा और 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे घरेलू नौकर के तौर पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाएं। अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु केवल इन्हीं 3 सरकारों ने ऐसी योजनाएं प्रकाशित की हैं। इस कानून के पारित होने के 1 साल से भी ज़्यादा समय बाद आज 74% घरेलू बाल मजदूर 16 साल से कम उम्र के हैं। आइए बच्चों, अब हम जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में उसके बारे में पढ़ें और साथ ही ये भी देखें कि किस प्रकार एक विदेशी कंपनी उसके लिए जिम्मेदार थी। बच्चों, आपको पता ही होगा शायद, या आपने किसी से सुना ही होगा कि 2-3 दिसंबर रात की बात है 1984 की। 2-3 दिसंबर को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 2 तारीख थी दिसंबर की वो जाने वाली थी और 3 दिसंबर आने वाली थी, और रात को ही होता है, ये पता है आपको, 12 बजे के बाद तारीख बदलती है। अब लोग घरों में सो रहे थे बेसुध, अपनी वो तो नींद पूरी कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको अपने शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई। उनको ऐसे लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। उनको लगा वाकई में कहीं ना कहीं कोई समस्या हो गई है। वो भागे, इधर भागे उधर भागे, लेकिन जहां भी जाएं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था। क्या हो गया, क्या हो गया? बच्चों, आप सोच रहे होंगे क्या हुआ। वास्तव में क्या हुआ था कि भोपाल के अंदर, हम भोपाल की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एक कंपनी या एक फैक्ट्री लगाई गई थी कीटनाशक दवाइयां बनाने वाली। और ये जो कंपनी थी वो अमेरिका की कंपनी थी जो यहां भारत में 1978 में स्थापित की गई थी। अचानक क्या हुआ था 2-3 दिसंबर की रात को कि उस फैक्ट्री से जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव होना शुरू हो गया था, और वो जो गैस थी बहुत ही हानिकारक थी। और इसी वजह से जैसे ही वो लोगों के नाक से फेफड़ों में पहुंची तो उनके लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया, और ये जो उनको सांस लेने में समस्या आई उसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए, और आज भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उस समय के जो लोग हैं उनको शरीर में बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह वो जहरीली गैस थी। अब कुछ वहां के जो लोग हैं वो अपनी आप बीती किस तरह बताते हैं इस घटना के बारे में। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान क्या कहती है। तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों,
आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ गए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डायोकेमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी से जो पीड़ित लोग हैं वो अभी भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि उसका भुगतान कंपनी के द्वारा उनको किया जाए। आज आप देख सकते हैं 1984 में ये घटना हुई थी और अब 2020 है। लगभग 36 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा अभी भी नहीं मिला है। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ये एक अमेरिकन या विदेशी कंपनी थी, कि इस कंपनी ने भारत में ही कारखाना क्यों लगाया? अमेरिका से आई थी, अमेरिका में ही कारखाना लगा लेती। बच्चों, क्या बात है कि या इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो भारत में मजदूरी है वो बहुत सस्ती है, और इसलिए ये कंपनियां क्या है, काम करने के लिए या अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर कारखाने लगा लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें यहाँ पर मजदूरी सस्ती मिलेगी, जिसकी वजह से उनकी लागत कम हो जाएगी। और साथ साथ उनको ये भी पता है कि यहाँ के जो मजदूर हैं ज़्यादा घंटे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और इसके साथ साथ वो अपनी जो आवास जैसी सुविधाएं हैं उनकी भी मांग नहीं करते, जैसा कि अमेरिका में होता है। अब अगर हम अमेरिका की फैक्ट्री या भारत की ये जो भोपाल गैस त्रासदी वाली जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो हम पाएंगे कितना ज़्यादा अंतर है।